कि आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो उसकी हवाले से आज हमने अपने मेहमानों को भी दावत दी है। और ये भी अगर प्रॉब्लम देखी जाए कि किडनी से रिलेटेड बहुत मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं घर में लोगों को हो जाते हैं, चाहे कोई भी वजह होती है। आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली स्टार्ट क्यों होता है, क्या ऐसी हमारी चीज़ों में, हमारे लाइफस्टाइल में लैकिंग हो जाती है जिनकी वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, और वाकई जिनको होती हैं हम उनसे अगर जानें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं, और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या आगे की ट्रीटमेंट्स हैं। ज़ाहिर है एडवांसमेंट्स बहुत हो चुकी हैं हमारी मेडिकल साइंस में, तो आज ही हम इन चीज़ों को, और फिर ख़ास तौर पे जो ट्रीटमेंट्स की तो बात हो गई, लेकिन साथ साथ इसकी क्या हमारी डाइट होनी चाहिए, खाने पीने में कोई परहेज़ है या नहीं है, या किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि बेसिकली हम किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और किन चीज़ों को की ज़्यादती बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी जो डाइट प्लानिंग है वो बड़ी प्रॉपर तरीके से चले अगर हमें कोई भी किडनी प्रॉब्लम है। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान खालिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ जो हमारी अगली मेहमान हैं उनका बड़ा ज़रूरी था यहाँ होना, क्योंकि बेसिक किडनी की कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, क्या वजह है उसकी होने की, ये सारी चीज़ें आज हम उनसे जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज सारे जो सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। तो शी इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो किडनी स्पेशलिस्ट। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर फरिया खलील। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाएँ। वर्ल्ड किडनी डे है, वैसे तो ये सिर्फ एक दिन नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस करने का, बट आज हम थोड़ा सा अवेयरनेस के तौर पर आज हमारा जो ये सेगमेंट, हमारा शो है वो चलेगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहबा आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। किडनी प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं और किस तरह से वो जनरेट हो सकती हैं, मतलब हमें जो अपना ख़्याल रखना है, किन बेसिस पे ख़्याल रखना है कि हम उस मुकाम तक ही ना पहुँचें कि हमें इस तरह के इश्यूज सामने फेस करने पड़े। हमने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर लिए। चलिए जी, हम वन बाय वन उन सारी चीज़ों को केटर करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि जी किडनी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। किडनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं कि जब इंसान का गुर्दा जो है वो मुकम्मल तौर पे काम ना कर रहा हो। आमतौर पे गुर्दे का जो है वो काम ये है कि वो जिस्म में से जितने भी गलाज़त और फालतू मादा होते हैं, जिसमें कि नमकियात भी हैं, पानी भी है, और जो आपका यूरिया जनरेट होता है जिस्म में खाने पीने से, वो पेशाब के ज़रिए जिस्म में से खारिज कर देती है। लेकिन अगर किडनीज़ ख़राब हो जाए तो ये सिस्टम आपका काम नहीं करता, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर यूरिया और क्रेटिनिन और कैल्शियम और फॉस्फेट और हीमोग्लोबिन वगैरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही है। और दूसरा ये कि जहाँ तक आपने वो सवाल पूछा कि किस किस्म के मसाइल होते हैं, उसमें मतलब किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं वो बेसिकली कौन कौन सी? जी, उसमें अगर आप इनको डिवाइड कर लें तो कुछ हैं कि कुछ मौरूसी बीमारी होती है गुर्दे की, और कुछ जो है वो जैसे जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारे साथ जो जो रिस्क फैक्टर्स आते हैं उनके साथ होती है। मौरूसी बीमारियों में कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके गुर्दे मेल फॉर्म्ड होते हैं, सही तरह से बने हुए नहीं होते। अच्छा। कुछ बच्चे होते हैं कि जिनके गुर्दों के अंदर थैलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, वो भी पेरेंट्स में से किसी एक को होती है और फिर आगे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। इनहेरिटेड ही होगा तो जी, होगा, वरना इनहेरिटेड होती है, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो उसमें यह है कि गुर्दे में थैलियाँ बनती हैं, गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाता है। और कुछ बच्चे हैं जिनको कि उनका जो गुर्दे का सारा सिस्टम है वो सही तरह से बना हुआ नहीं होता, तो उसकी वजह से रिफ्लक्स डिजीज़ होती है कि पेशाब बजाय बाहर निकलने के जिस्म से पीछे गुर्दे की तरफ जाता है, तो उनके गुर्दे भी जो हैं वो ख़राब होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो कुछ इस किस्म की हैं जो मौरूसी बीमारियां हो गई। लेकिन कुछ जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ फैमिली डिजीज़ हैं, कुछ लोगों को शुगर हो जाती है, आफ्टर 30 ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, किसी वजह से उनको एक्सीडेंट होता है और उनका एक गुर्दा डैमेज हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह के जो आगे मसाइल होते हैं, इनकी वजह से आहिस्ता 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 गुर्दे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह से आपने वो पेनफुल बात की थी कि बहुत तकलीफ़ दे, इसी जो गुर्दे की पत्थरी की शिकायत है, जो पाकिस्तान जो है वो स्टोन बेल्ट में आता है हमारा एरिया,
तो गुर्दे की पथरी से भी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह जी। से किडनी की बेसिक बीमारियां आती हैं। जी। एक तो इनहेरिटेड हो गई, जी। दूसरी ये सर्कमस्टांसेस के जी। साथ जो पैदा हो जाती जी। हैं। जी। अच्छा, मैं डॉक्टर उस्मान यही चीज़ लेकर आपकी तरफ आऊँगी कि जो ज़ाहिर है डाइट का हर चीज़ में अमल दखल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। बीमारियों में भी बड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जी जो भी किसी किस्म की भी बीमारी है उसमें उनकी डाइट प्लान्स जो होती है वो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए अगर आप डाइट प्लान के हवाले से अगर बात करें तो वो क्या होना चाहिए? किडनी पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान उसमें यही है कि वो डाइट प्लान बेसिकली हर एक हर बीमारी के लिए हो सकता है। हर बीमारी के लिए हो सकता है। और उसमें असल चीज़ हमें ये समझने वाली है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है बॉडी से तमाम वेस्ट फूड मटेरियल, और वो अमूमन चूँकि केमिकल्स की शक्ल में होता है, उसको बाहर निकालना। अच्छा। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किडनीज़ की प्रॉब्लम होती क्यों है। ओके। और उसमें से जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कुछ तो हैं मौरूसी, अब उनका तो जीन्स के साथ ताल्लुक है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां या ऐसे मसाइल जो कि बाद की ज़िंदगी में पैदा होते हैं, उनके पैदा होने में से अक्सरियत के पीछे जो है वो ग़िज़ा का किरदार है। अच्छा। और उस ग़िज़ा का किरदार आप इस तरीके से देखिए कि हम तकरीबन जितनी भी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो कैलोरी के हिसाब से काफ़ी डेंस हैं। अच्छा। सेकेंडली, हमारी बॉडी उनको एज अ फूड रिकॉग्नाइज नहीं करती। इसकी मिसाल आप यूँ ही समझे कि हमारे ऑर्गन्स, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन तमाम ऑर्गन्स ने अपना अपना एक फ़ंक्शन करना है और उनकी एक स्पेसिफिक वर्किंग कैपेसिटी है। हम लोग जितनी भी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो ग़िज़ाएँ एक तो कैलोरिकली डेंस हैं और हमारे जिस्म उनको पहचानता भी नहीं है, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स उसको पहचानते भी नहीं हैं, और हम हर वक्त हमारा खाने पीने का सिलसिला भी जारी है। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें खून में शामिल होकर इवेंचुअली जो है वो किडनीज़ तक जाती हैं। किडनीज़ तक जाएंगी, डैट मीन्स आपका सारा वक्त जो है वो किडनीज़ काम कर रही हैं। एक इंसान को आप सुबह से शाम या मुसलसल काम के अंदर मसरूफ़ रखें तो ना वो सिर्फ थक जाएगा, एग्जॉस्टेड होगा, बल्कि अपना काम भी सही तरीके से कर नहीं पाएगा, और काम पीछे जो है वो पाइल अप भी काफ़ी जो है वो रहेगा। अब किडनी का काम ही बेसिकली वेस्ट रिमूव करना है। ट्रू। और किडनी एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, अब वो काम अपना सही तरीके से कर नहीं पाएगी प्रॉपर। ये सारी चीज़ें लोड किडनी के ऊपर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से किडनी में भी डिजीज़ आएंगी और इवेंचुअली दूसरी बॉडी भी जो है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट होंगे। सही। अच्छा, भी जो आपने ग़िज़ा की बात की, तो हमारी अगर आम अब उसमें बात की जाए ज़बान में, तो किस तरह की ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए जो हमें इन किडनी प्रॉब्लम से दूर रख सके? इस हवाले से इस्लाम में सबसे बेहतरीन एक सादा सा रूल बताया गया है, वो है मियाना रवी। आप किसी भी चीज़ को एक्सेस के अंदर ले जाएंगे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। गालिबन मैंने पहले भी एक मिसाल से जिक्र किया था कि हमने कहीं पर भी हयात की तलाश करनी हो तो हमें पानी की तलाश होती है। पानी यानी कि निशानी है हयात की, लेकिन वही पानी एक शख्स एक वक्त में 4-5 लीटर चढ़ा ले तो उससे उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसी पानी में इंसान डूब के भी मर सकता है। यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमें हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, उसमें फ़ास्ट फूड भी आ जाती है, उसमें आम खाना भी है, लेकिन हर चीज़ को एतदाल के अंदर रखना चाहिए। हमारे यहाँ किडनीज़ की अगर बात करें, उसके अंदर हमारे यहाँ हमें अब मौसमों का हिसाब किताब नहीं रहा। साइंस ने जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, वहाँ पर वो सर्दी वाली चीज़ें गर्मी में भी पैदा कर रही है, गर्मी वाली चीज़ें सर्दी में भी पैदा कर रही है। लेकिन साइंस ये चीज़ नहीं समझ पाई कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ किसी एक ख़ास मौसम में पैदा की है, उसके पीछे हिकमत क्या है। यानी कि उस हिकमत को अंडरस्टैंड करने के बजाय हम लोग अपने इनोवेशन इस चीज़ को मानते हैं कि भाई हम एक चीज़ जो एक ख़ास मौसम में थी नहीं है, ख़ास मुकाम पर थी नहीं, हम उसको दूसरी जगह भी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में टिंडे, घिया और इस किस्म की सब्ज़ियाँ जो कि मिजाज में सर्द होती हैं। मिजाज में सर्द होने से क्या मुराद है? मिजाज में सर्द होने से मुराद ये कि सादा फिज़िक्स का रूल है कि कोई भी चीज़ जो कि ठंडी होगी वो बेसिकली आप सुकेड़ पैदा करेगी। आप तासीर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो सुकेड़ पैदा करेगी। सर्दियों के मौसम में ऑलरेडी तमाम चीज़ें पहले ही सुकड़ी होती हैं, ठीक है। उसके अंदर से चूँकि आपने हीट निकाल लिया, लिहाजा वहाँ से उसमें लाइफ भी कम होगी। यही वजह है कि ठंडी तासीर वाली चीज़ें तकरीबन सर्दियों के मौसम में पैदा नहीं होती। लेकिन जब हम साइंस की बेसिस के ऊपर वो चीज़ें जो कि गर्मियों की पैदावार थी उनको सर्दियों के अंदर खाते हैं
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे जो है वो मसले मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये वाकई इस तरह की जो बात है ये हकीकत है कि इस तरह के हो रहे हैं चीज़ें कि अब हमें हर सीज़न के अंदर हर किस्म का फल भी मिल रहा है, हर किस्म की वेजिटेबल मिल रही है। अब हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया है उसके पीछे भी कोई एक हिकमत हो सकती है, उसके पीछे भी एक मकसद है। हर चीज़ की एक अपनी अपनी एक जगह होती है, अगर हम उससे अलग हटाकर उसको रखेंगे तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं होगी लाजमी। अच्छा डॉक्टर फरिया, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी तो हम किडनी के इश्यूज़ के बारे में बात करें, लेकिन एक सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है अलार्मिंग सिचुएशन कि जी सिम्टम्स क्या होती हैं, वार्निंग जो अलार्म्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक बंदा समझ जाए इस चीज़ को कि हाँ भाई अब ये किडनी के इश्यूज शुरू हो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा ख्याल करे फिर उन चीज़ों का। अच्छा, उसके लिए ना पता है अनफॉर्चुनेटली हमारे एक मिजाज जो है हमारी कौम का वो ये है कि कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाना। डॉक्टर के पास तब जाना है जब मुझे ऐसा होता है ना कि गाड़ी ख़राब हुई है तभी मैकेनिक के पास जाना है। उसके बाद जब तक गाड़ी चलती है, खड्डे पे से गुजरी, वो ठक की आवाज़ तो आई है, कुछ टूटा है, लेकिन जाएंगे नहीं जब तक गाड़ी ने जवाब नहीं दे दिया और बंद नहीं होगी तब तक हम उसको मैकेनिक के पास नहीं ले गए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना ज़्यादा। तो जब तक मरीज़ हमारे पास आते हैं और जब सिम्टम्स के साथ आते हैं तो उस वक्त तक आम तौर पर 70 to 80% गुर्दा काम करना छोड़ चुका होता है। अच्छा। तो वी आर ऑलरेडी लेट इन दैट बैटल। हम उस लड़ाई में जंग हार चुके होते हैं जब वो हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर यही मरीज़ 4 साल पहले 5 साल पहले ही उसको पता होता कि उसका थोड़ा सा गुर्दा ख़राब हो रहा है, और वो कैसे पता चलेगा ये ज़रा बताइए। वो जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं हमारे पास गुर्दे के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मतलब इवन आप देखें कि अमेरिका में हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो उनके ईयरली फिजिकल एग्ज़ाम होते थे। उसके बाद स्कूल वाले कहते थे हम आपके बच्चे को स्कूल भी नहीं आने देंगे, आप इनका ईयरली फिजिकल एग्ज़ाम करवाएं, इनकी ग्रोथ कैसी है, इनका ब्लड टेस्ट कैसा है, इनका HP कैसा है। तो वो जो गुर्दे के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं मेजर 2, और वो बहुत महंगे नहीं है। क्रेटिनिन आम तौर पे एक लैब से 600 रुपये की टेस्ट है। तो वो क्रेटिनिन आपको पता चल जाता है जो कि एक ऐसा मादा है खून में जो बढ़ जाता है जब आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये स्क्रीनिंग तो हम तभी कराएंगे ना जब ज़रा हमें कुछ, अब जैसे मैं हूँ या आप हैं, अब हम जाके फौरी तौर के ऊपर स्क्रीनिंग तो नहीं करा सकते ना। कुछ एबनॉर्मेलिटी हमें फील अपनी बॉडी में होगी, कोई स्पेसिफिक पेन, क्योंकि मैंने भी अभी जब स्टार्ट में जिक्र किया था कि उसका पेन बड़ा ही ख़तरनाक और पेनफुल किस्म का होता है। तो ये किस तरह की फीलिंग होती है, कैसा पेन होता है जो आपको फिर ये मजबूर कर देता है कि नहीं जी अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है? हाँ ठीक है। तो इसका ये एक तो अभी जो स्क्रीनिंग की बात हो रही थी उसमें एक बात और रहेगी, वो ये कि यूरिन का टेस्ट होता है। ठीक है, यूरिन को आप असेस करते हैं कि उसमें प्रोटीन वगैरह नहीं आ रही या आ रही है। अब बात है कि कौन जाके करवाए और कौन ना करवाए। व्हेन यू आर यंग, आप 20-22 साल के हैं, आपके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, आप हेल्दी हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इट्स ओके, आप ना करवाएं। लेकिन लेट्स से कि अगर एक पेशेंट जो है वो 32 ईयर्स का है और उसको ऑल ऑफ द सडन ब्लड प्रेशर हो गया है या उसको शुगर हो गई है, तो वो सिर्फ शुगर का और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के साथ साथ उस वक्त गुर्दे का टेस्ट ज़रूर करवाए। अच्छा। क्योंकि वो ब्लड प्रेशर जो है वो गुर्दे की ख़राबी की वजह से भी आ सकता है। अच्छा। वो उसका सिम्टम होता है इंस्टेड ऑफ अ डिजीज़ इटसेल्फ। तो आपको उस वक्त जो है वो क्रेटिनिन और यूरिन का टेस्ट ज़रूर उन लोगों को, ऐसे मरीज़ों को तो ज़रूर करवाना चाहिए जिनको कि एक नई डिजीज़ आ गई है, शुगर हो गई, डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, या मैं तो बिल्कुल ठीक था लेकिन हार्ट का अब प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर साहब मैं 40 साल का हूँ सिर्फ और मुझे स्टेंट डल गया हार्ट में। तो ऐसे मरीज़ों का क्रेटिनिन होना और यूरिनारी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन एज़ फार एज़ ये कॉन्सेप्ट है ना कि पेन हो, अनफॉर्चुनेटली गुर्दा जो है ना वो हार्ट की तरह नहीं है। हार्ट अटैक होता है, ऑल ऑफ द सडन पेशेंट को चेस्ट पेन होती है, पेशेंट हमारे पास आ जाता है और हम उसको टाइमली पकड़ लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुर्दे का मरीज़ जो है ना वो आम तौर पे खामोश है डिजीज़, साइलेंट किलर है, एक्सेप्ट फॉर वन डिजीज़ जो कि स्टोन है। हाँ। स्टोन का मरीज जो है ना उसके मुकद्दर अच्छे होते हैं क्योंकि उसको दर्द होता है, महसूस होती उसको चुभन होती है, वो दोहरा होके हमारे पास आता है, उसको फीवर हो रहा होता है, वो उसके मुकद्दर एक किस्म के ये डिजीज़ अच्छी है इस सेंस में कि वो फ़ौरन फिर हमारे पास आता है, पता चल जाता मेडिकल अटेंशन सीख करता है। तो हम उसको कहते हैं कि भाई आपको पथरी की बीमारी है लेकिन साथ आपके गुर्दे भी मुतासर हो रहे हैं। अच्छा। वो मरीज़ तो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, जिगर काम नहीं करता, ये तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, खोखला करते रहते हैं।
टिल यू बिकम सिम्टोमेटिक। अब वो सिम्टम्स क्या हैं, वो ये है कि मरीज़ को खाना देख के उबकाई आती है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, मैं खाना देखता हूँ मुझे उल्टी आती है, मेरे मुंह में एक अजीब सा टेस्ट आता है, पैरों पे सोज आ गई है, पेशाब कम आता है, सांस फूलता है चलने से, जिस्म पे बेइंतहा ख़ारिश होती है। और आप उनसे पूछो ये कब से चल रहा है, चल तो डॉक्टर साहब 3-4 महीनों से रहा है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब वो इवन तब भी वो डिले कर रहे होते हैं चीज़ों जब वही जब आपने बोला ना इंटेंसिटी बढ़ जाती है तब फिर हम शदीद बीमार हो जाते हैं। और फिर टू द पॉइंट कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनके जिस्म में यूरिया, ये जो गलाजत है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दे स्टार्ट सीजिंग, उनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे मिर्गी के झटके लगते हैं। और वो उस सूरत हाल में इमरजेंसी रूम में आते हैं तो तब पता चलता है कि इनके गुर्दे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे और इनको अब हेल्प की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें एक किडनी स्टोन्स के ऊपर भी बात आ गई। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, इवन मेरी अपनी फैमिली में भी मैंने देखा कि यंग लड़कों को भी हुआ। मेरे यंग कज़न को हो गया था, ही वॉज़ लाइक 20 or 25 इस तरह से। तो डाइट प्लान जैसे आप बता रहे थे कि नॉर्मली चल रहा था, कोई इतनी ऐसा नहीं था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, खेल कूद भी हो रहा था, काम भी हो रहा था, तो फिर क्या ऐसी रीज़न बनी, खाने पीने के अंदर ऐसा क्या लैक आई कि फिर उनको स्टोन्स हो गए? असल में ऐसा है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कुछ चीज़ें होती है मौरूसी, और मौरूसी बाज़ मामलात में ऐसी भी होती हैं कि इवन कि आप जेनेटिक टेस्टिंग्स भी करवाते रहें तब भी वो चीज़ें सामने नहीं आती। ऐसा है कि इंसान, हम जितने भी पैदा होते हैं, तमाम के तमाम इंसान होते तो तकरीबन तमाम बॉडी फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत के कुछ ऑर्गन्स थोड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं, कुछ के थोड़े कम काम कर रहे होते हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्सट्रीम किस्म की फंक्शनिंग होती है एक ऑर्गन की। ठीक है, उसमें वो लोग या तो आपको इंतहाई पतले नज़र आएंगे, मुख्तलिफ अलामात होती हैं, यानी कि वो कुछ भी खाएंगे वो इंतहाई पतले हैं। कुछ लोग हैं वो कुछ भी नहीं खाएंगे वो इंतहाई मोटे हैं। कुछ लोग हैं बहुत लंबे जा रहे हैं, कुछ जो है वो कम है। मतलब कि हमारे ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं। इसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। एक ही घर में रहते हुए, एक जैसा खाना खाते हुए, एक जैसे माहौल में रहते हुए, एक बंदे को गज़ब किस्म की शुगर हो सकती है, दूसरे को ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन दोनों को सेम किस्म की डिजीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब बॉडी वेरी करेगी हर किस्म की डिजीज़ के लिए। जैसे इंसान मुख्तलिफ होते हैं, उनके कैरेक्टर्स मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरीके से इंसान के अंदर जितनी भी मशीनरी है, उस मशीनरी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हर इंसान के हिसाब से वेरी करती है। किसी के गुर्दे जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, किसी के लंग्स जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, और ये इस चीज़ को पुराने ज़माने या पुरानी साइंसेस में जो है वो इसके हिसाब से मिजाज आशनाई भी जो है वो की जाती थी, पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग भी की जाती थी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऐसे तमाम अफराद जो जिनके गुर्दे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की किस्म के जो है वो काम करते हैं। सही। और जो लोग जिनके गुर्दे पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होंगे, इवन कि आप उनकी स्क्रीनिंग कराते रहें, स्क्रीनिंग के शायद अंदर उसको कुछ भी चीज़ नज़र ना आए, लेकिन ऐसे लोग डरपोक होंगे। अच्छा, वैसे हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि दिल सबसे ज़्यादा मजबूत ऑर्गन होता है लोगों का। यहाँ आपने बात जो है वो दूसरी अंदाज में की है। किडनी डे है तो हमें किडनी के बारे में किडनी के बारे में तो उसमें इस हवाले से बगैर मरीज़ देखे या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को समझे बगैर हम कुछ नहीं कह सकते कि किस वजह से ये चीज़ें हुई। अच्छा। दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा कि आम चीज़ें चल रही हैं, मैं अपने तकरीबन जितने भी मरीज़ों से पूछता हूँ कि भाई आपने क्या खाया या आप क्या खाते हैं, वो कहते हैं वही नॉर्मल जो सारे लोग सब खा रहे होते हैं। और ये कोई डेफिनेट जवाब नहीं है, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं, डिटेल्स में जाते हैं, मुझे एक एक चीज़ की डिटेल लेनी पड़ती है। खाने में सुबह नाश्ते में क्या होता है, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, स्नैक्स क्या होते हैं, रात को उठते हैं, खाते नहीं खाते, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। ओके। जो आपने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा स्क्रीनिंग के हवाले से, उसके हवाले से मेडिकल टेस्टिंग में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पथरी के अलावा हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको हम जांच सकें। वहीं पर लास्ट टाइम मैंने आपसे जिक्र किया था, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ सेंसर्स और सिग्नल्स रखे हैं। जैसे हमें अगर भूख लगती है तो भूख के लिए हमें पड़ोसियों को नहीं बताना पड़ता कि हमें भूख लगी है। हमारा अंदर का सिस्टम ही हमें बता देता है भूख लग रही है। प्यास का सेम मामला है, थकन का मामला है, नींद का मामला है। उसी तरीके से गुर्दों की बीमारी या गुर्दों में अगर कोई गड़बड़ चल रही हो तो उसके कुछ तरीके हैं जानने पहचानने के। उसमें अगर आपको हड्डियों के अंदर दर्द
महसूस हो या हड्डियां आपको लगे कि उसमें कुछ गड़बड़ है, या पीठ के पिछले हिस्से डाउन साइड के ऊपर अगर आपको पेन हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बार बार आ रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है, अगर आपको डर ज़्यादा लगना शुरू हो गया, अगर आपको इस किस्म के ख्वाब आ रहे हैं जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है या आग लगी हुई है, अच्छा, ये चीज़ें भी जो है वो मैटर करती हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी चीज़ हमारे खून में शामिल है, केमिकल्स हैं। बेसिकली केमिकल्स का काम है सारा टाइम खून के अंदर सर्कुलेट करना, खून के अंदर सर्कुलेट होकर वो दिमाग तक जाते हैं, और रात के वक्त जिस वक्त हम सोते हैं तो बेसिकली वही केमिकल्स जो है वो वहाँ पर एक खास किस्म का सिनेरियो पैदा कर रहे होते हैं, बिल्कुल तेजाबियत हो जाती है, भारीपन फील होना शुरू हो जाता है। और ये अक्सर मैंने देखा है जो लेट नाइट के जो स्नैक्स खाकर और फौरी तौर पर लेट कर सो जाते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चल जाती हैं। इसके अलावा बालों का ड्राई हो जाना या गिरना या गंजापन, ये एक बहुत बड़ी मतलब कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाए, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा अगर आपकी सुनने की समात कमज़ोर होना शुरू हो जाए या कानों के अंदर घंटियों की आवाज़ आनी शुरू हो, इसको अंग्रेज़ी में हम टेनाइटिस बोलते हैं, ये भी एक निशानी है कि गुर्दों में गड़बड़ शुरू हो चुकी है। और दिन में तारे अगर नजर आना शुरू हो जाए, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वेल ये दैट वाज द पार्ट ऑफ अ जोक। लेकिन खैर हमारा जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। आज तो वैसे भी किडनी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब बहुत ज़्यादा वक्त आगे गुजर जाता है, बहुत पेन्स बढ़ जाते हैं, तभी वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। बट अब हमें जो है स्क्रैच से इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और कोई भी किसी किस्म की बीमारी अगर आपको हो जाती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और अपनी बाकी की जो आपकी बॉडी है उसको प्रॉपर्ली आप जो है वो मैनेज करें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ अगर उभर रही है, सामने कोई चीज़ भी आ रही है, तो आपको वक्त रहते पता चल जाए और उसका हम इलाज कर सकें। डॉक्टर फरिया, आपसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, लोगों में अक्सर एक चीज़ का बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, वो मैं आज चाहूँगी कि आप क्लियर करें। यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, लोग समझते हैं कि इसका एक ही डॉक्टर है, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग जो हैं वो नॉर्मल जो लोग हैं उनको इतनी सारी नॉलेज चीज़ों की नहीं होती और ना कि टर्म्स की। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि इनका डिफरेंस क्या है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि यकीन करें वाकई मतलब बहुत सारी जगहों पर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं लेकिन एक्चुअली दे शुड गो टू यूरोलॉजिस्ट। ओके, तो ऐसा है कि अगर आप सिर्फ सादे लफ्ज़ों में समझें तो वो ये है कि जो सर्जरी पार्ट है गुर्दा और मसाने का, वो टेक केयर करता है यूरोलॉजी। तो जो भी सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है, हमने पथरी निकलवानी है, हमने शॉक वेव लगवानी है, हमने गुर्दे जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए और गुर्दे निकलवाने हैं, और अगर हमने जो है वो जो बच्चे हैं, बच्चों की जिस तरह से कि कंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला की तरफ से यूरेटर्स वगैरह ठीक नहीं बनी हुई, मसाने का मसला है या आगे मसला है पेशाब का, तो वो सारा का सारा जो है वो दिस इज़ टोटली यूरोलॉजी बेस्ड। तो उस कंडीशन में मरीज़ों को यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मतलब इनिशियल स्टेज में जो है वो नेफ्रोलॉजी आ जाती है, एंड देन फिर आगे की अगर वर्स्ट कंडीशंस हो जाए, सर्जरी बेस्ड चीज़ें हो जाएं, तो वो यूरोलॉजी पे चली जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, वी गो साइड बाय साइड। मतलब अगर प्रॉब्लम्स हैं पथरी के, थोड़े से कंस्ट्रक्शन अल्लाह की तरफ से अगर ख़राब हुई हुई, उनके प्रॉब्लम्स हैं, अगर जिस तरह से पथरी है तो वो निकलवानी है, अगर गुर्दा निकलवाना है तो वो सारा काम यूरोलॉजी करता है। लेकिन अगर आपके खून के अंदर क्रेटिनिन ख़राब है और आपको ब्लड प्रेशर है और पाँव पे सोज है और पेशाब में खून वगैरह आ रहा है, तो उस टाइम पे जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और आमतौर पे फिर ये होता है कि अगर हमें लगे कि नहीं, ये फॉर एग्जांपल खून पथरी की वजह से भी आ सकता है, और खून जो है वो गुर्दे की बीमारी की वजह से भी आ सकता है, तो अगर हमें पता चल जाता है डायग्नोसिस में कि नहीं आपको पथरी है, तो फिर हम उनको यूरोलॉजी की तरफ रेफर कर देते हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, एक दूसरे की कंसल्टेशन के साथ ही पेशेंट्स को जो है वो आगे चलना पड़ता है। ठीक, चलें, ये बात हमें अच्छा हुआ पता चल गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों के डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता था, तो अब हमें क्लियर हो गया। अच्छा डॉक्टर उस्मान, एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो अक्सर कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि जैसे आयरन और कैल्शियम जिन चीज़ों में मौजूद है, जैसे कि पालक हो गई, चावल हो गए, तो जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डू यू थिंक ये सही बात है?
किडनी पेशेंट्स के हवाले से तो जो है डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इन चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए या ये चीज़ें किडनी की बीमारियां पैदा करती हैं, तो उस चीज़ से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता। अच्छा। उसकी मिसाल आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम टमाटर की बात करते हैं या चावलों की बात करते हैं या पालक टमाटर और इस किस्म की चीज़ें ये अमूमन रोज़ाना के हिसाब से जो है वो नहीं खाई जाती। नहीं, टमाटर तो रोज़ खाया जाता है। और अगर चावलों की आप बात करें तो दुनिया के अक्सर ममालिक स्टेपल डाइट के तौर पर चावलों को इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू वीट। राइट। और उसमें से एक मुल्क ऐसा है जो कि चावलों को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ के बाशिंदे दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले हैं, और वो है जापान। यस। अब वो लोग रोज़ाना के हिसाब से चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से उन सारों को किडनी की बीमारियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए हर चीज़ के अंदर, और उसमें बीमारियां असल में दूसरी जगहों से आ रही हैं। सही। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर डेयरी को समझा जाता है कि डेयरी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सेहतमंद ग़िज़ा है, लेकिन डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ये किडनी की डिजीज़ के बढ़ावे के हवाले से बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा। पहली बात तो ये कि आजकल हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स तकरीबन जितने भी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को शामिल करके बनाई जाती हैं, और इवन प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा ये है कि हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम तकरीबन हर चीज़ के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। अब चूँकि इसके अंदर कसरत आ गई, उस कसरत की वजह से क्या होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली फास्फोरस की ज़्यादा हामिल होती हैं। फास्फोरस की मिकदार खून में अगर एक ख़ास दर्जे से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए तो वो हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है। वो कैल्शियम निकालेगा, ज़ाहिर सी बात है कैल्शियम हवा के अंदर भग तो होगी नहीं, उसने दोबारा मुड़कर किडनीज़ की तरफ जाना है। अब किडनीज़ का बर्डन भी बढ़ गया, हम लोग खा भी ज़्यादा रहे हैं, हम खा भी मुसलसल रहे हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, हमारी मीट कंजम्पशन भी ज़्यादा हो गई, किडनीज़ ओवरलोडेड भी हैं, ओवरबर्डन भी हैं, और वो बॉडी के अंदर से भी चीज़ें ऐसी लेकर आ रही हैं जिसको उसने प्रोसेस करना है। अच्छा। अब वो सही तरीके से उसको प्रोसेस नहीं कर पाती। यहीं पर मैं दूसरी तरफ इस चीज़ की तरफ भी इशारा करना चाहूँगा कि दुनिया में आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, उसमें लोगों का ख्याल ये है कि गोश्त खाना और हर वक्त ही रोज़ाना के हिसाब से जो है वो गोश्त खाना बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीज़ जो है वो किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि प्रोटीन्स को किडनी को प्रोटीन्स हैंडल करना जो है वो निस्बतन मुश्किल पड़ता है। ओके। अगर हम इस्लाम की तरफ भी जाएं तो इस्लाम तो हमें पहली दावत यही देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, हत्ता कि आपको जितनी भूख हो उतनी उसका एक पोर्शन तो वैसे ही छोड़ के खाएं, सुन्नत है, खाना चाहिए। उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है कि इंसान आदम का बेटा कोई चीज़ इतने ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं भरता जितना वो अपना पेट जिस बुरे तरीके से भरता है, और अगर उसको अपना पेट भरना ही इतना मकसूद हो तो उसको 3 हिस्से पेट भरना चाहिए। एक हिस्सा खुराक से भरे, एक हिस्सा पानी से भरे या किसी लिक्विड से भरे, और एक हिस्सा हवा से भरे, और ये उसको ज़िंदा रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी है। वहीं पर एक सहाबी से किसी ने पूछा कि दिन में एक वक्त का खाना कैसा है, तो उन्होंने कहा कि ये अंबिया का तरीका है। उनसे पूछा गया कि दिन में 2 वक्त का खाना कैसा है, तो उन्होंने कहा ये सालिहीन का तरीका है। और उनसे जब पूछा गया कि दिन में 3 वक्त का खाना कैसा है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी तुम्हें 3 वक्त का खाना नज़र आए उसके लिए कब्र तुम तैयार कर दो। अच्छा। जबकि हम अगर देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर तो हम इस वक्त 3 वक्त से ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो 3 वक्त से ज़्यादा जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। अल्लाह ताला ने जितना भी निज़ाम बनाया हुआ उस सारे निज़ाम को उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। Exactly. हमारी जितनी भी फूड्स हैं, एक है फूड प्रोडक्ट्स को हमारा जिस्म फूड के तौर पर पहचानता नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूं, अब वो ज़ुबान भी है, उसको चाइनीज़ लोग समझते भी हैं, लेकिन आप सुनने के बावजूद उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सही बात है, क्योंकि अंदर वो फिक्स ही नहीं हुई हुई उसकी ट्रांसलेशन। सेम थिंग गोज़ फॉर एवरी ऑर्गन। आपकी किडनीज़ हैं, ब्लड प्योरीफाई उसका करना उसका काम है, लेकिन उसके सामने एक केमिकल आ रहा है, एक नई चीज़ आ रही है, अब उसको पता ही नहीं भाई ये चीज़ क्या है, तो इसको मैं प्रोसेस कैसे करूँ। तो या तो वो उसको पेंडिंग में डाल देते हैं या आपके फैट स्टोर्स के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। और अगर आपकी ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीज़ें जो है वो कॉन्टीन्यूस जाती जाएंगी, तो आपके फैट स्टोर्स के अंदर जो है फैट
स्टोरेज जितना भी है उस सारी चीज़ों के अंदर वो पाइल अप करते जाएंगे, क्योंकि उनको ऑन द हैंड उन चीज़ों को प्रोसेस करने की समझ ही नहीं है। सेकेंडली, हम किडनीज़ को टाइम ही नहीं देते कि भाई वो किसी भी तरीके से उस चीज़ को प्रोसेस कर पाएँ, क्योंकि हमारा 24 घंटे चरखा चलता ही रहता है। बिल्कुल, और वही वाली बात है कि हमारा तो निज़ाम ही धर्म भरम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमारी किडनी समझ ही नहीं पाती होंगी कि किस तरह से हमने प्रॉपर वर्क करना है, नहीं करना। और ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं जी, जो चीज़ आपको समझाई गई है, जिस तरह का लाइफस्टाइल एक तरीक़ेकार है अपनी हेल्दी लाइफ को जीने का, उस तरह से जियो तो सारे ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। जैसे कि पुराने ज़माने में अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 100-100 साल से ऊपर जीते थे। उनकी शायद रीज़न यही थी कि उनकी खिलाई पिलाई, उनका रहन सहन इस तरह का था कि उनका हर बॉडी ऑर्गन जो था वो समझ से हर चीज़ अंदाज से पूरा करता था। बिल्कुल। तो खैर, अब बेसिक बात आ जाती है, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स जनरेट किस तरह से होते हैं, क्या क्या होता है, क्या इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अब अगर बात आ जाती है प्रिवेंशन के हवाले से, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किडनी प्रॉब्लम्स की प्रिवेंशन किस तरह की है और हमें किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। जी, इसके लिए ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर चलें आप छोटी उम्र में ना करवाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ना करवाएं। लेकिन अगर सोजें आ रही हैं जिस्म पे, अगर ऑल ऑफ द सडन ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, शुगर का मरीज़ आपको बता दिया गया कि भी आपको शुगर हो गई है, आपको पेशाब कम आ रहा है, आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक एंटीबायोटिक देता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो थॉट प्रोसेस पुट ही नहीं करते इसमें कि बार बार क्यों हो रही है। मतलब कुछ तो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिर्फ देखें, जब ब्लीडिंग हो रही है तो सिर्फ मरहम पट्टी लगाने से तो काम नहीं होता, आपको देखना होता है कि क्यों हो रही है। तो एक इस तरीके से मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह हम अपने लोगों को अगर अवेयर करें कि गुर्दे जो हैं वो एट रिस्क होते हैं। जब आपको ऑल ऑफ द सडन ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हुआ है, स्वेलिंग है, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रही हैं, बार बार पथरी हो रही है, तो आप एक दफ़ा ज़रूर मेडिकल अटेंशन सीख कर लें। सही। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मेडिकल अटेंशन में एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को जब ये जो पेन्स उठते हैं, जैसे चाहे वो स्टोन की वजह से हो या किसी और की वजह से आपको पेन हो रहा है किडनी में, और आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या फिर आप एक वो पेन किलर ले लेते हैं, तो डू यू थिंक कि ये पेन किलर आपको जो है आराम सिर्फ वक्ती तौर पर देती है या फिर ये आपको प्रोलॉन्ग कर सकती है कि हमें पता चल जाए कि कभी भी ऐसा हुआ तो जी हमें पता है कि हमने ये पेन किलर लेना है और हमारा दर्द ठीक हो जाए? वो तो हम माशाल्लाह सारे के सारे बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में। इवन मेरी मदर को कोविड हुआ तो वो मुझे नुस्खे भेज रही थी कि फ़लाँ आंटी ने ये खाया है, फ़लाँ खाला ने ये खाया है, और वो तो तुम भी यही कर लो। एग्जैक्टली कि तुम भी यही कर लो या तुम मुझे भी यही दे दो। तो वो मैं अम्मी से कही थी कि हर मरीज़ का स्टेटस डिफरेंट है, हर मरीज़ की बीमारी फ़र्क है। हाँ। अगर एक चीज़ उनको नुकसान दे रही है तो आपको फ़ायदा दे सकती है, और एक चीज़ जो उनको फ़ायदा दे रही है वो आपको नुकसान दे सकती है। हाँ। तो वो जो है ना, वो हम सबको हम समझते हैं कि वन शू विल फिट ऑल, दैट्स नॉट द केस। हर बंदे का जो है वो अपना ज़रूरत है उसकी बॉडी की, जिस तरह से भी इन्होंने भी बताया। तो जो है पेन किलर इलाज नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, सुबह उठी, सारा दिन घर का काम किया, शाम को कमर में दर्द हुई, ब्रूफन खा ली, उसके बाद जो है रात को भी दर्द ठीक नहीं हुई तो डाइक्लोरान का टीका लगवा लिया, उसके बाद मज़ीद दर्द बढ़ी तो डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने एक इंजेक्शन टोराडोल का भी लगवा दिया। तो ये पेन किलर्स एक्चुअली आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द किडनीज़। ये गुर्दे को बहुत ख़राब करती हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इनका क्या हल है अगर इस तरह की नॉर्मल डेली रूटीन्स में ख़वातीन को, जैसे आप बता रही हैं, अक्सर होता है हाइपरटेंशन की वजह से, घर के कामकाज की वजह से, आप इतना हेक्टिक स्केड्यूल आपका है, तो फिर क्या करें? वो बस अपने लिए टाइम निकालें। सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि जो है वो पेन किलर्स के साथ तो सिर्फ चीज़ को दवाओं पे गुजारा नहीं कर सकते और फिर एडिक्शन हो जाती है आपको उस दवा की कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, हेल्दी खाएं, अपने लिए आधा घंटा ख़वातीन निकालें, वॉक करें, व्हाटएवर मेक देम फील गुड। वो कमर दर्द किस तरह से बेहतर होती है, लेटने से बेहतर होती है, हॉट स्पंजिंग से बेहतर होती है, हॉट शावर लेने से बेहतर होती है। तो हद मुमकिन उसको पेन किलर्स को अवॉइड करें, और अगर नहीं गुजारा हो रहा तो फिर ऑर्थोपेडिक को, रोमेटोलॉजी को, मतलब इन लोगों को दिखाएं कि जो आपको देख सकें कोई मोहरे का इशू तो नहीं है, आपकी हड्डियां कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो सिर्फ उसको वक्ती तौर पे एक कॉल दे देनी, शटअप के बस तुम दर्द है कोई बात नहीं, बस पेन किलर लो और ख़त्म है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी प्रिवेंशन के लिए तो एक तो स्क्रीनिंग है प्रिवेंशन के लिए, दूसरा ये पेन किलर्स की अवॉइडेंस है, तीसरी अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो उसका गुड कंट्रोल। मरीज़ आपके पास आता है, डॉक्टर साहब शुगर
500 तक रहती है लेकिन मुझे कुछ कहती नहीं है। भाई आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपके गुर्दों को, आपके आहिस्ता, हार्ट को, आहिस्ता, आहिस्ता। आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड बल्कि शुगर तो जो है वो हर खोखला कर बीमारी की देती है, माँ हर है, ऑर्गन को। हर बीमारी की माँ है। बिल्कुल। तो वो आप अगर हाँ बस एक गुलाब जामुन खा लिया था, वाइट ब्रेड खाई थी, वाइट चावल खाए हैं, तो ये अगर इस तरह से नहीं, आप तकवा की ज़िंदगी आपको गुजारनी पड़ेगी। सही। अगर आप मतलब आप अपनी सेहत के भी हवाले से आप उतने ही कंसर्न हैं, तो आपको वो तकवा जो आपके दीन में है वही तकवा आपको आपकी खुराक में इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। हकीमी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, कुश्ते, ये हैवी मेटल्स, मरकरी वगैरह, ये जो चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसका बहुत अच्छा इलाज होना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका अगर 150/100 है और वो आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा, तो आप शेख चिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं। असल में वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म। असल में मसला ये होता है ना कि जहाँ हमें ये मेडिसिन असर नहीं करती, हम फ़ौरन से हमारा ऑल्टरनेट की तरफ जहन चला जाते कि जी होम्योपैथिक इलाज कर लें तो शायद ये ज़्यादा अच्छे से असर करेगा, और छोड़ देते हैं, फिर दूसरे इलाजों पे चले जाते हैं। तो अगर ये आपको एक डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आपने ये दवा खानी है, डॉक्टर साहब बस 2 हफ्ते खाई थी, उसके बाद बीपी ठीक हो गया था तो अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब आप जब क्लिनिक में दोबारा चेक करें तो उनका बीपी जो है वो 170/100 है। तो नहीं, आप दवाई नहीं छोड़ सकते, आप शुगर की दवाई नहीं छोड़ सकते। ये जब बीमारियां एक दफ़ा हो जाती हैं तो ये ताहयात रहती हैं। बल्कि अब मैं मरीज़ों को जब इंसुलिन लिख के देती हूँ, दोस्ती कर लो जब शुगर से तो। उनको इंसुलिन लिख के देती हूँ तो उसके आगे लिखती हूँ कि ताहयात है। ये ऐसे नहीं है कि आपने बस 2 महीने की और आप जो हैं वो मतलब ना उसके बाद। बिल्कुल, और वाकई ये बात हकीकत है। मैं तो ये समझती हूँ कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए कि हम उसके साथ उसके हिसाब से चलेंगे तो शायद वो हमें तंग ना करे। जो मेडिकेशंस होंगी और जो खाने पीने में आपने डाइट अपनी रखनी है तो मेरे ख्याल से फिर वो आपको परेशान नहीं बस करेगी। इन बीमारियों को सीरियस लेना सीरियस लेना, हर बीमारी को मैं तो कहती हूँ। हार्ट की बीमारी है, स्ट्रोक है, मतलब जिनके दिल फेल हो गए हैं, जो एक तरफ से फालिज के साथ फिर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रिवेंट कर लेते तो तभी कामयाबी थी ना। अब तो जब वो काम हो गया उसके बाद तो बस हम मरम पट्टी कर रहे हैं कि ये बात तो ठीक है हकीकत कि है। अब आप ये कर लें और आप ये बिल्कुल, ये समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर समान, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनका डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ ऐसे वो ना खाएं कि जो उनको हज़म होने में देर हो, या फिर वो उनका जो उनकी बॉडी है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना कर पाए, और कुछ टाइमिंग्स हो पर्टिकुलरली कि हाँ जी आपने इस टाइम से इस टाइम तक जो इस तरह की हैवी आइटम खा सकते हैं, ऐसा भी कोई रूटीन हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ऐसा है कि खून में जब चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होगी, केमिकल्स, बॉडी जो काम था किडनी का प्रोसेस करना, किडनी प्रोसेस नहीं कर पा रही, तो खून के अंदर उन चीज़ों का अंबार लगा हुआ है और उसी की वजह से अब आपको भूख भी नहीं लग रही। भूख वाला मामला भी जो है वो हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपकी मज़ीद की डाइट जो है वो क्या चल रही है। ठीक है। अगर आप गंद बला का अंबार लगाते जाएंगे तो वो चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी खून के अंदर। सही बात है। बीमारियां, असल जो बीमारी की जड़ आती है वो बेसिकली पेट के रास्ते से होकर ही आती है, अक्सरियत बीमारियों की जड़। सही। और वो फिर तमाम ऑर्गन्स को मुतासिर करेगी। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू के किडनीज़ मुतासिर हो रही हैं। किडनीज़ का जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया यूरिक एसिड दिमागी सलाहियतों को भी मुतासिर करता है। उसी तरीके से दिमागी सलाहियतें अगर मुतासिर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स हैं वो भी मुतासिर होंगे। न्यूरॉन्स के कनेक्शंस, आप यूँ समझ लें कि बिजली के कनेक्शंस हैं पूरी बॉडी में फैले हुए। आप पीछे ही से उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं जहाँ से उनका मेन सोर्स है, तो बिजली आगे भी नहीं पहुँचेगी, फिर वो आगे काम भी नहीं कर। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, इन दी एंड किडनी फेलियर के बाद क्या सूरत हाल बनती है? पेशेंट क्या समझे कि अगर किडनी फेल हो गई है तो अब आगे क्या सूरत हाल रहेगी? किस तरह का डायलिसिस पे आ जाएंगे, या जो रिस्क फैक्टर फॉर योर लाइफ है वो कितने % की हो जाएगी फिर? इसका जो है किडनी जब फेल हो जाते हैं तो हम उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं। यानी कि दैट इज़ अब कोई क्योर नहीं हो सकता। दैट इज़ द एंड। एंड उसके बाद अब हमें आगे जो है वो हम मरीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ये कि मरीज़ ज़ाहिर है बहुत डिप्रेशन में जाता है उस वक़्त, वो डॉक्टर साहब फिर अब क्या होगा। और दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किडनी फेलियर इज़ इक्वल टू डेथ सेंटेंस, कि बस अब गुर्दे फेल हो गए तो अब मैंने मर जाना है। मैं जब शुरू में US से वापस आई और मैं मरीज़ों को यहाँ पे कहती थी, वो मेरे सामने बैठे होते थे, मैं उनसे कहती थी आपके गुर्दे फेल हो गए और आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो मेरे सामने मेरे क्लिनिक में लोग बेहोश हो गए गम से
तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने ऐसा इनको क्या कहा है, ये मतलब गुर्दे फेल क्योंकि हो गए, डायलिसिस का मुझे लगता है कि लास्ट स्टेज है, अब जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, तो जो है वो मुझे ये क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इनको ये बताया है कि आपके गुर्दे जो हैं वो काम नहीं कर रहे और अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। जबकि अमेरिका में आप मरीज़ों को ये कहते थे कि देखो तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए, अब तुम्हें डायलिसिस की ज़रूरत, कहता था कब शुरू करना है, क्योंकि वहाँ पे फ़ौरन ही जब आपके गुर्दे फेल होते हैं तो आपको हुकूमत अपना बच्चा बना लेती है, मतलब दे अफोर्ड एवरीथिंग। यहाँ पे मरीज़ गरीब होता है, पैसे नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर पाता, सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, बेटियाँ घर में बैठी होती हैं, बहनी होती हैं, मतलब देर आर, जॉब ख़त्म हो जाती है, गुर्दे फेल होते हैं, कारोबार ख़त्म हो जाता है। तो वो व्हेन यू टेल देम कि आपके गुर्दे फेल हो गए और आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो वो उनके लिए लिटरली यही होता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म। वैसे अगर देखा जाए तो कितने परसेंटेज चांस होता है कि आप सरवाइव कर जाएंगे? बिल्कुल सरवाइव कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाते हैं। देखें, बस सिर्फ मसला ये है कि हमारी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो टाइमली नहीं आते, वो उस वक्त आते हैं जिस वक्त मरीज़ को झटके लग रहे होते हैं। देखो, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। आप पानी को चूल्हे पे रखें, दूध को चूल्हे पे रखें, जब तक वो उबल रहा है और आप उसके सर पे खड़े हैं और आपने टाइमली आग बुझा दी है, अदरवाइज तो वो गिर जाएगा। जब वंस इट बॉइल्ड आउट ऑफ द पैन, जब वो नीचे गिर गया, आप उसको वापस नहीं डाल सकते। तो मरीज़ों को जब वो कहते हैं, वो मेरी खाला का डायलिसिस हुआ था, उनकी फ़ौरन डेथ हो गई थी, तो उनको फिर ये प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ता है कि वो लेट आई होंगी, उस वक्त तक हम जो हैं वो कब्र से तो नहीं निकाल सकते, वो बहुत हमारे पास लेट आए। अगर आप हमारे पास लेट आएंगे तो आपका उस वक्त हम आपको वापस नहीं अल्लाह से ला सकते। और कई दफ़ा डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पे एग्री भी करेंगे कि बंदे जो पेशेंट है उसका रिस्पांस उसकी बॉडी का वो भी बड़ा मैटर करता है। अगर आप खुद से ही सोच के बैठ गए कि जी अब तो ये हमारा आखिरी वक्त है, तो शायद आपकी बॉडी भी वैसे रिस्पांस नहीं करेगी आपकी ट्रीटमेंट पे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो मे बी पॉसिबल मिरेकल्स तो हर जगह होते हैं। नहीं, बिल्कुल। और बस ये मैं बात ज़रूर आप इस चैनल के तवस्सुत से मतलब मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि दैट्स नॉट द एंड ऑफ अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज रखा है। बेशक। अब आपके पास थ्री टाइप्स हैं। आप घर में पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, आप इन सेंटर हॉस्पिटल में आके डायलिसिस हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, और आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं और आपको कोई गुर्दा डोनेट करने वाला है, तो ट्रांसप्लांट के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल हो जाती है जैसे एक आम इंसान की होती है। बल्कि लोगों को पता भी नहीं होता कि इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं। तो बस सिर्फ ये कि डिले ना करें, टाइमली आएँ। उस वक्त जब आप हमारे पास झटकों के साथ मरीज़ लाते हैं, उस वक्त हम अल्लाह के सामने बहुत बेबस होते हैं। और डायलिसिस अगर टाइमली इनिशिएट हो जाए और उसके बाद हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर लें या डायलिसिस ही कंटिन्यू रखें तो हो सकता है। गुर्दा डोनेट करने वाला पाकिस्तान की तो माशाल्लाह हमारा ख़ानदानी सिस्टम इतना अच्छा है कि लोग स्टेप फॉरवर्ड करते हैं डोनेट करने के लिए। बेटा तड़पता है मेरा ले लो, बेटी कहती है मेरा ले लो, बीवी कहती है मेरा ले लो। तो अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं और अगर गुर्दा डोनेट होने वाला बंदा भी है, सब कुछ अच्छा है, तो फ़ौरन ट्रांसप्लांट हो जाता है। बल्कि लोगों को डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन फॉर दैट दे हैव टू कम टू अस। बिल्कुल वही वाली बात, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरिया, डॉक्टर उस्मान, थैंक यू सो मच। और आज का बड़ा हेल्दी डिस्कशन था ये, एंड आई होप कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों कि किस तरह से हमने अपनी, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना है। लास्ट स्टेज जब बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कोई भी चीज़ कर जाती है तो फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बेचारा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेगा। उनके पास उस वक्त जाएं जब उनके हाथ में सारी सिचुएशन हो, वो आपको दवा देकर ट्रीट कर आपको सही कर सकें। और ज़िंदगी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ हमें दी है, उसकी कदर करें अपने लिए और अपनों के लिए।